जैसे कि जो कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, एरे क्या होती है, इसके साथ साथ हमारे पास इफ एल्स वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो भी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी ना, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो कॉमन होंगे। जैसे लूप्स देखी हैं हमने, फंक्शन देखा है, तो ये उन सब लैंग्वेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट कॉमन होते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, उसके लिखने के तरीके में, उसके सेंटेक्स में। क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अपने सेंटेक्स होते हैं, तो इसीलिए बस वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। बट अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ गया है, अगर आपको समझ आ गया कि फंक्शन वर्क कैसे करता है, तो आप किसी और लैंग्वेज के अंदर जाके भी ये सारी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, आज हम अपना सिर्फ एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे, और उसके साथ हम देखेंगे कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है उसकी मदद से हम कैसे HTML के जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उन्हें एक्सेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एंड गोल तो यही था कि हम अपने HTML के जो एलिमेंट्स हैं या CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें मैनिपुलेट करवाएं रन टाइम के ऊपर। तो आज उस चीज़ की भी हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो HTML में क्रिएट होंगे, बट जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या हो रहे होंगे, मैनिपुलेशन जो है वो उन पर परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर जो है ना स्टार्ट। सर इस मंथ सॉरी इसी वीक में जावास्क्रिप्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी? जी आप भी क्या है हमारे पास आज जुमेरात है। जी सर। जी सर। जी उम्मीद है कि शायद इसी वीक में जो है ना हमारी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ मैनिपुलेशन है, फिर इवेंट्स रह जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे तो फिर हमारी जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, जी मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी सर। अच्छा यस सर। अच्छा, अब हमने आज जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट देखने का मकसद ही ये है ताकि हम अभी तक जो चीज़ें करते आए हैं ना वो भी हमें थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते आए हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते आए हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी हम लिखते आए हैं उसकी भी हमें समझ आ जाए कि एक्चुअल में वो चीज़ कैसे बनी होती है और हम तक कैसे पहुंच रही होती है। ठीक है, तो आज जो हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हम इसके अंदर कंप्लीट डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास आगे जाके और ऑब्जेक्ट्स के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का बेसिक देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट होता क्या है और इसे कैसे क्रिएट करते हैं, और इसका हमारे पास जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए आज हम अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हम उन्हें भी समझ सकें कि वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे कोई बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट होता क्या है वैसे? कोई भी ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आप कह रही हैं ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। जी, और कोई प्रोग्रामिंग वाला ऑब्जेक्ट बताएं हमें जिन्होंने सर इकबाल से प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। किधर हैं सर इकबाल के स्टूडेंट्स? जी सर आमिर जहाँ के स्टूडेंट्स किधर हैं? अच्छा जी, किसी को नहीं पता क्या है ऑब्जेक्ट? देखें बेसिकली जी तुबा मुश्ताक आप बताएं। ऐसे पड़ा हुआ है कि एक फंक्शन होता है हमारे पास, तो हम उसके ना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस होता है जिसके थ्रू हम कोई भी परफॉर्म करवाते हैं काम, यानी उस जी ठीक है, आप लोगों की बात किसी हद तक, बट बेसिकली ऑब्जेक्ट है क्या हमारे पास?
हमारे पास अगर हमारे लैंग्वेज के अंदर अगर हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट करना हो, कोई थिंग क्रिएट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है और जो अरे होती है, ये किसी हद तक जो है ना, हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये सिमिलर है, ठीक है। किसी हद तक इनकी चीज़ें जो हैं वो देखने में हमें सिमिलर लगेंगी भी, बट अरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल ऐसे शार्प सा मार्जिन है। जैसे हमारे पास हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर और मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आज हम देखेंगे। इसी तरह अरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक बड़ा शार्प सी जो है ना लाइन होती है जो कि इसे डिफरेंशिएट कर रही होती है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, एक थिंग अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर क्रिएट करनी है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और उसके अंदर क्या होंगी, उसके कुछ मेथड्स होंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ना एक स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी स्टूडेंट्स की और उसके कुछ मेथड्स होंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगी यानी कि उसका नाम, उसका रोल नंबर वगैरह, और मेथड्स के अंदर ये आ जाएगा कि वो काम करता है, वो होमवर्क करता है, वो क्लासेस अटेंड करता है वगैरह वगैरह। ये क्या होगा, ये उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, लैपटॉप है। अब लैपटॉप जो है ना, वो भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्लस उसके कुछ मेथड्स हैं। बट हमारे पास जो लैपटॉप है वो एक तरह से कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह आप कोई भी इंस्टेंस ले सकते हो, आप एक गाड़ी ले सकते हो। गाड़ी के भी क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं गाड़ी की, और क्या होते हैं, कुछ मेथड्स हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी क्रिएट करवा सकते हैं और मेथड्स को भी क्रिएट करवा सकते हैं अंडर वन नेम, एक ही नाम के अंडर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये होती कैसे चीज़ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो तरीका है वो अरे से मिलता जुलता है। कैसे? ये देखिए, मैं इसका अगर सिंटैक्स लिखूं तो हमारे पास इसी तरह से वार, वेरिएबल वार आ जाता है जो कि बताता है ये कोई चीज़ क्रिएट होनी है। याद रहे ये जो वार है ये कभी भी डाटा टाइप को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। अगर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता होता तो फिर हम हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट डाटा टाइप लिखते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल। उसके बाद हमने कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। जबकि हमारे पास अरे के अंदर क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, बट यहाँ पे क्या है, करली ब्रेसेस। उसके बाद हमने क्या करनी है जी, इसकी प्रॉपर्टी, कॉलन और उसकी वैल्यू, कॉमा, फिर हम एक लिखेंगे प्रॉपर्टी, फिर कॉलन, वैल्यू, कि उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। यानी कि अगर हम कहते हैं ना प्रॉपर्टी है नेम, तो आखिर उसका नाम है क्या। अगर हम कह देते हैं ना रोल नंबर, तो आखिर उसका रोल नंबर है क्या। इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है हम स्टोर करवा सकते हैं सिंपली। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड बना सकते हैं और आगे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसे हम क्या करते हैं, उसके नाम की मदद से एक्सेस कर रहे होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ये प्रॉपर्टीज याद रहे जो जी। स्क्रीन ही शो हो रही है आपको? स्क्रीन तो शेयर की है मैंने शो हो रही है जी। आप चेक करें ज़रा, दोबारा एक दफ़ा ज्वाइन करें क्योंकि स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसका सिंटैक्स जो है ना वो इस तरह से आ जाता है। अब मैं आपके लिए सामने एक एग्जांपल बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ वेरिएबल माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट बना लें, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लें, जो भी आपको ठीक लगता है आपने बना लेना है। याद रहे नाम वैसा देना है जैसी आपको ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा,
बेशक आप इसे एक लाइन पे लिख लें, बेशक मल्टीपल लाइन पे ले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे पास जो चीज़ें हैं ना आपने ठीक तरह से लिखनी है। यानी कि अगर मैं इसे एक लाइन पे भी लिख लेता हूँ तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं इसे लाइन ब्रेक भी कर लेता हूँ तब भी कोई इशू नहीं है, बट मुझे पता होना चाहिए कि मैंने लाइन ब्रेक कहाँ से करनी है। ठीक है, अब मैं क्या कह देता हूँ, माई ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम एफ नेम, उसके अंदर मैं क्या देता हूँ सपोज अली। कोमा के बाद आप लाइन ब्रेक कर लो तो कोई इशू नहीं होता, ऐसे गलत जगह से या इधर से स्टार्टिंग से लाइन ब्रेक कर लें तो कोई इशू नहीं है, बस कोमा के बाद करनी है। अरे के अंदर भी अगर आप अरे बनाते हो तो उसकी वैल्यूज़ में भी कोमा आता है, तो कोमा के बाद आप लाइन ब्रेक कर सकते हो ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। इस काम करने का मकसद ये होता है कि जो भी पढ़ने वाला है वो आसानी से रीड कर ले, और कोई भी मकसद नहीं होता। अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी लास्ट नेम, एज मैं लिख लेता हूँ सपोज 23। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट की मैंने प्रॉपर्टीज बना दी है, एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और तीन प्रॉपर्टी, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बना दी हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी बना सकता हूँ। ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट की मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी बना सकता हूँ। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमें समझ आ गई, कोई ऐसी इंस्टेंस होता है, एक ऐसी थिंग होती है जिसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, और आगे मैं और भी काफ़ी चीज़ें अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कोर्स वगैरह और सेक्शन वगैरह। अब पॉइंट ये आ जाता है कि अरे को तो हम एक्सेस कर लेते थे, ऑब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया जाए। ठीक है, अरे की इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास दो तरह की नोटेशन आती हैं। एक होती है डॉट नोटेशन और एक है ब्रैकेट नोटेशन। क्या है, एक डॉट नोटेशन है और एक ब्रैकेट। कैसे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है माई ओबीजे, डॉट लगा के, जैसे ही मैंने डॉट लगाया देखें मुझे वो क्या करने लग गया है, इसे इंटेलिजेंस कहते हैं, वो आपको सजेस्ट करने लग गया कि एज, एफ नेम और लास्ट नेम। मैं क्या देता हूँ, फर्स्ट नेम, माई ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, ये देखिए माई ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। अब अगेन यहाँ से ये चीज़ फेच तो हो जाएगी, बट मुझे क्या करना है, इसे प्रिंट भी करवाना है, तो मैं इसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेता हूँ। मेरे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, एफ नेम के अंदर क्या अली आएगा। अली सर। मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, अली मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे क्या पता लगा कि मैंने अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं डॉट लगा के यूज़ करता हूँ। एक हमारे पास होती है डॉट नोटेशन, एक होती है ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन ऐसे है जैसे हम अरे में लिखते थे, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा उसके अंदर कोटेशन मार्क भी यूज़ करना है, बाकी सारा तरीका सही है। जी माइक, नजमा आपका भी माइक ऑन है, उसामा आपका भी ऑन है। ठीक है, अब देखें मैंने एज लिख दिया, मैं वही लिख लेता हूँ एफ नेम ही, ताकि मुझे पता लगता रहे कि चीज़ एक्सेस हुई भी है या नहीं। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि मैं इसकी मदद से कुछ भी एक्सेस करवा सकता हूँ। अब मुझे आप लोग बताएं कि आपको डॉट की मदद से चीज़ों को एक्सेस करना ज़्यादा आसान लग रहा है या ब्रैकेट नोटेशन की मदद से? डॉट की मदद से सर। सर डॉट की डॉट ज़रा कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंपल है कि बस डॉट लगाया और आपने क्या कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा लिया। ये देखिए मैंने लिखा माई ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट यूज़ किया और क्या लिख दिया, एज। बस पता होना चाहिए कि ब्रैकेट से भी एक्सेस हो जाता है, बट इस्तेमाल वही करें जो आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल।
तो डॉट हमने इस्तेमाल कर लिया। हमने एक बात की थी कि हम प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं और मेथड भी बना सकते हैं। मेथड बेसिकली क्या होता है? मेथड बेसिकली फंक्शन ही होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपना मेथड बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसे लिख लेता हूँ माई मेथड। उसी तरह से लेफ्ट साइड पे ऐसा समझ लें उसकी प्रॉपर्टी का नेम है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी का नेम। अब प्रॉपर्टी का नेम मैंने लिख लिया माई मेथड, इसकी वैल्यू में मैं कोई फंक्शन स्टोर करवा देता हूँ। याद रहे ये भी वैसे ही फंक्शन होगा, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जी उसामा महमूद सिद्दीकी, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा वार्न किया है कि अपना माइक ऑफ रखा करें, पता नहीं कैसे ऑन हो जाता है। छोटे से बच्चे हैं जो ऑन हो जाता है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि जी मेथड, हमने कहा कि मैं अपना एक मेथड बना लेता हूँ। इसी तरह का कोई भी मेथड आप लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं एक फंक्शन को स्टोर करवा रहा हूँ। याद रहे इसको लिखने का तरीका जैसे पहले हमने फंक्शन बनाया था वैसा नहीं है, बट इनका पर्पस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे मेथड कहता हूँ और C++ के अंदर इसे मेंबर फंक्शन आई गेस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर आके मैं कुछ भी बना लेता हूँ, जैसे मैं कह लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं लिख लेता हूँ आई एम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि माई मेथड बना लिया, उसके अंदर देखें मैंने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया है और ये देखें वो कहता है ये लोकल है। ये लोकल फंक्शन होता है जिसे हम C++ में एक डिफरेंट नाम देते हैं, यहाँ पे हम उसे उस ऑब्जेक्ट का क्या कह देते हैं, मेथड, ठीक है। इसे भी एक्सेस करने के लिए वही तरीका है, पहले मुझे उसका नाम डॉट लगा के उसके मेथड का नाम। इसका तरीका बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे आपने गौर से देखा। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट साथ में मैंने यूज़ करनी है। ब्रैकेट इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये चीज़ कोई मेथड है, कोई आम प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे विदाउट, तो ये इसकी सारी की सारी आउटपुट शो करवा देगा। हालांकि हमने उसकी सारी आउटपुट नहीं शो करवानी, हमने तो उस फंक्शन के अंदर जो काम पड़ा हुआ है वो शो करवाना है। तो इसीलिए ये जो ब्रैकेट है ये लाजमी यूज़ करनी है माई मेथड के। माई ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर जाओ और माई मेथड को कॉल करो, और माई मेथड में क्या पड़ा हुआ है, आई एम ऑब्जेक्ट्स मेथड। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ये आउटपुट आनी चाहिए, ये देखिए आई एम ऑब्जेक्ट्स मेथड, कि मैं ऑब्जेक्ट का एक मेथड हूँ। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को भूल जाएं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या नहीं। अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो क्या इसमें और इसके अंदर कोई फर्क समझ में आ रहा है आपको, या ये कोई सिमिलर चीज ही लग रही है? दोनों मेथड है, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है और फिर वो आगे उसका मेथड है। एग्जैक्टली। अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि आखिर डॉक्यूमेंट भी कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि किसने बनाया हुआ है, जो भी जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं जिन्होंने भी क्रिएट किया, उन्होंने कोई ये ऑब्जेक्ट पहले से बनाया हुआ ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। देखें वही तरीकाकार है, उन्होंने ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसका मेथड, यानी कि जैसे मैंने अपना मेथड बनाया ना माई मेथड, इसी तरह राइट का कोई मेथड जो है वो किसने बनाया हुआ है, वो पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है। ये देखें इसके ऊपर माउस लाता हूँ, वो क्या कहता है, वो कहता है ये मेथड है। ये क्या है, ये कोई मेथड है। इसके ऊपर माउस लाता हूँ तो वो क्या कहता है, ये भी क्या है, मेथड, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है।
याद रखना है कि जब भी आप ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे तो वो उस चीज़ को मेथड बना रही होगी। अगर मैं इसे ये मिटा देता हूँ ना तो वो इसे सिंपल एज अ प्रॉपर्टी लेगा और हमारे पास देखें क्या आउटपुट आएगा। अच्छा जी, एक मिनट मैं इसे साथ में डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ। ये देखें, अब वो मुझे उसकी आउटपुट शो नहीं करवा रहा, मुझे क्या करवा रहा है, वो पूरा का पूरा ये बता रहा है कि इसके अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है। बट अगर आपने उसकी एग्जीक्यूशन लेनी है, यानी कि उस फंक्शन के अंदर जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हुआ है वो लेना है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप इस ब्रेसेस का यूज़ करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे हमारे पास जो अंदर उसकी चीज़ पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये सारा बनाने का जो मेजर हमारा मकसद था वो ये था कि हम क्या कर सकें, हम इस चीज़ को पहचान सकें। क्या ये भी कोई ऐसी सी चीज़, अब आपको समझ नहीं आ गई कि कंसोल क्या होगा और लॉग क्या चीज़ होगी? विंडो क्या होगा, अलर्ट क्या होगा? ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई सिमिलर फॉर्मूला है, बस उसके अंदर ऑब्जेक्ट के नाम और मेथड के नाम बदले हुए। यस सर। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली बताने का मकसद ही ये था कि हम ये चीज़ को जज कर सकें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर मेथड्स बनाए हुए हैं। बट फ़र्क क्या है कि ये वाले मेथड जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने बनाए हैं और ये जो मेरा माई मेथड है ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की अथॉरिटी का अंदाज़ा ही इस बात से लगाया जा सकता है कि जो चीज़ें वो खुद भी क्रिएट करता है प्लस सिमिलर चीज़ें वो अपने यूज़र्स को भी इजाज़त देता है कि आप भी क्रिएट कर सकते हो, और इन्हीं चीज़ों की मदद से आप बड़े बड़े जो टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हो। जी, आप लोगों ने ना मेरे ख्याल बारियां बनाई हुई हैं कि मिल के ना सर को तंग करना है एक एक करके। पहले भी उसामा थे, अब ये दूसरे उसामा आ गए हैं, ये भी इन्होंने भी माइक ऑन किया हुआ है। माइक सिर्फ उस सूरत में ऑन किया करें जब आपने कोई बात करनी है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है, बस। सर डिस्टॉर्शन आ रही होती है, शोर आ रहा होता है और माइक सबके ऑन होते हैं और बारियां रखी हुई हैं कि पहले तुम करना फिर मैं करूँगा फिर इस तरह। ठीक है जी, मोहम्मद बिलाल। तो हम एक मेथड में एक से ज़्यादा फंक्शन यूज कर सकते हैं? जी आप रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर एक मेथड में हम एक से ज़्यादा फंक्शन यूज डिफाइन कर सकते हैं? देखें, मेथड और फंक्शन जो है ना उसके अंदर एक छोटी सी लाइन है, विद इन उसके अंदर जाके आप एक नया फंक्शन बना सकते हो, बट उसके एडजेसेंट नए फंक्शन नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम एक नया मेथड बना लें। माई मेथड आप कह लो कि इसके बाद याद रहे एक कॉमा सेकंड, मैं कह देता हूँ सेकंड से, उसके अंदर फिर आप कोई फंक्शन बना सकते हो। इस तरह से जितने मर्जी आप मेथड्स बनाते जाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ मेथड के अंदर और फंक्शन के अंदर जो फाइन लाइन है ना वो भला क्या है कि फंक्शन जो होता है ना वो किसी ऑब्जेक्ट के अंडर नहीं होता, बट जो मेथड होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंडर इस्तेमाल होता है। बस इन दोनों के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी फंक्शन वाले सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। आप इसे पैरामीटर पास करवा सकते हो, आप इससे वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो, सारा कुछ आप करवा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ जाता है कि जो मेथड होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंडर होता है और जो फंक्शन होता है वो सिंपल फंक्शन होता है, उसे आप कहीं भी बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, अदरवाइज और कोई भी डिफरेंस नहीं है, और आप जितने मर्जी मेथड बना सकते हो। ठीक है जी, शहरोज अशरफ आपका क्या क्वेश्चन है? सर एक बार आप रिपीट कर देंगे, सर वो स्क्रीन इशू आ रहा था काफ़ी टाइम से।
अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या काम किया है, मैंने एक काम ये किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मल्टीपल हम प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं, मेथड्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ऑब्जेक्ट बेसिकली एक थिंग होती है, एक इंस्टेंस होता है, जैसे स्टूडेंट है, कार है, लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक अपना यूज़र डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि मैं खुद बना रहा था। उसका नाम मैंने माई ऑब्जेक्ट रखा, एफ नेम, लास्ट नेम वगैरह। उसके अंदर मैंने एक मेथड भी बना लिया साथ में। मेथड बेसिकली होता है एक फंक्शन ही है, बस फ़र्क क्या होता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंडर आ जाता है। ठीक है, उसके अंदर मैंने सिंपल एक बात ले ली कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज दिस। ठीक है, मैंने जब उसे एक्सेस किया तो मुझे उसे एक्सेस करने का तरीका क्या था कि मैं डॉट लगा के उसे एक्सेस कर सकता। माई ऑब्जेक्ट डॉट उसका मेथड का नाम, मेथड का नाम आप कोई भी रख सकते हो, जैसे मैं लिख लेता हूँ कस्टम मेथड। मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कस्टम मेथड लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डॉट लगा के जब उसे एक्सेस किया तो क्या हुआ, मेरे पास उसकी पर्टिकुलर आउटपुट आ गई कि आई एम ऑब्जेक्ट्स मेथड। क्या आ गई कि मैं क्या हूँ, किसी ऑब्जेक्ट का एक मेथड। ठीक है, ये सारा काम हमने इस सिनेरियो में किया, इस वजह से किया क्यों, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि हम आज से पहले जो चीज़ें यूज़ करते आए हैं उनकी हमें समझ नहीं आती थी। कंसोल डॉट लॉग हमने यूज़ किया, विंडो डॉट अलर्ट यूज़ किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ किया, हमें पता नहीं होता था कि डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है और राइट क्या चीज़ है। आज हमें ये पता लग गया कि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और राइट उसके अंदर पड़ा हुआ कोई मेथड है। विंडो कोई ऑब्जेक्ट है और अलर्ट उसके अंदर पड़ा हुआ कोई मेथड है। कंसोल कोई ऑब्जेक्ट है और लॉग उसके अंदर पड़ा हुआ क्या है, कोई मेथड। क्यों, क्योंकि आज हमने अपना एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड भी क्रिएट किया है। और मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल मेथड्स भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आगे जाके हम डॉक्यूमेंट वाले ही सारे मेथड्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, यानी कि करेंगे अभी। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं और उसे हम डॉट की मदद से एक्सेस करते हैं। ये चीज़ हमने आज इसलिए बनाई है ताकि जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं ना, कंसोल डॉट लॉग, विंडो डॉट अलर्ट, हम उसे भी थोड़ा समझ सकें, बिल्कुल ब्लाइंड ना हो कि पता नहीं कंसोल क्या होता है, लॉग क्या होता है। आज मुझे समझ आ गई है कि जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स होंगे जिन्होंने ये बनाया होगा, उन्होंने भी लॉग इसी तरह से कोई बनाया होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई लॉग बनाया होगा और उसके अंदर कोई फंक्शन ऐसे बना दिया। अब उस फंक्शन के अंदर उन्होंने क्या रखवाया वो मुझे अभी भी नहीं पता। ठीक है, बट मुझे इतना पता लग गया कि कुछ इस तरह से उन्होंने भी क्रिएट किया होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ जज कर लिया उनकी चीज़ों। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के ये सारी चीज़ें अपने पास देखी। जी मुझे बताएं, यहाँ तक ऑब्जेक्ट की समझ आ गई है सबको? जी सर सर, ये हम सर डॉक्यूमेंट डॉट की सेकेंडरी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। जी एक एक करके बोले। सर जो हम खुद बनाएंगे ये, इसे हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। जी जो हम डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो हम खुद बनाएंगे ना उसके लिए डॉक्यूमेंट यूज नहीं होगा, उसके लिए हमारे अपने ऑब्जेक्ट का नाम यूज होगा। ठीक है, पर उसे हम प्रिंटिंग करवाने के लिए डॉक्यूमेंट की मदद से करवा सकते हैं। जैसे मैंने माई ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मैंने जब इसका मेथड एक्सेस करना है तो मुझे माई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर इस पूरे को प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट पे शो करवाना है, सामने आउटपुट लेनी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, पर ये है कि उसे एक्सेस करने के लिए मुझे अपने ऑब्जेक्ट का नाम देना। ठीक है जी, मुझे बताएं यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई आप सबको? सर ये कंसेप्ट एसोसिएटिव अरे आपने एक दिन कहा था, तो मेरा ख्याल है सर ये मिलता जुलता कंसेप्ट ही ऑब्जेक्ट का। बिल्कुल ठीक है, एसोसिएटिव अरे और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, पर हमारे पास क्या जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव अरे होती है? जी यस सर। सर इसका पता नहीं है, लेकिन सर वो मैं कह रहा था कि उस दिन आपने कहा था तो उसमें मैंने देखा था, तो यही कंसेप्ट था कि उसमें
वो कह रहे थे कि अरे और एसोसिएटिव अरे में बस यही फ़र्क है कि उसमें कोई ना कोई एक की होती है जिसकी मदद से, या आइडेंटिफायर होता है जिसकी मदद से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। एसोसिएटिव अरे की डेफिनेशन ये है कि वहाँ पे नेम्ड इंडेक्स होते हैं, यानी कि 0 1 हम ले रहे होते हैं ना, एसोसिएटिव के अंदर की आ जाती है जो कि नाम हो जाता है, कोई नेम्ड इंडेक्स होता है। बट हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एसोसिएटिव अरे जो है ना एग्जिस्ट नहीं करती। बट एसोसिएटिव अरे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लेजिट है, लीगल है। पीएचपी के अंदर हमारे पास एसोसिएटिव अरे भी इस्तेमाल होगी, बट यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट तो होता है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज और काफ़ी मेथड्स बना सकते हैं। अभी जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हम रीड करने जा रहे हैं ना, वो ये पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ही इसलिए है कि दूसरे वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने HTML की मदद, जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML के जो एलिमेंट्स हम क्रिएट करेंगे उन्हें एक्सेस करना है और मैनिपुलेट करना है। मैं क्या करता हूँ जी, हमारे पास ये जो आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, हमने एक शुरू में बात की थी कि हमारे पास HTML है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास HTML आ जाती है और ये हमारे पास आ जाती है जावास्क्रिप्ट। अब हमने HTML को मैनिपुलेट करवाना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। बट हमने क्या बात की थी कि HTML के सेंटर में हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक मॉडल होगा। DOM से क्या मुराद थी, क्या होता है DOM? सर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमने क्या कहा था कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इस HTML की जो फाइल होगी ना, इसकी क्या बना देगा, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बना देगा। ठीक है, क्या करवाएगा, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन बना देगा। किस तरह से, अगर मैं HTML की बात करूं तो ये हेड है, HTML है, बॉडी है, बॉडी के अंदर भी हमारे पास बेतहाशा टैग्स आ जाने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होगा ये क्या करवा रहा होगा, हमारे पास एक इस पूरे पेज की एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होगी। एक क्या होगा, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होगा। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो कहेगा कि मुझे इस पार्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करवाना है, तो बिल्कुल वो इसे एक्सेस करेगा और क्या करवा देगा, चेंज करवा देगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम कहेंगे कि हमें इसके आगे एक और शाख बनी हुई है, पैराग्राफ का टैग है, मैं कह देता हूँ ये पैराग्राफ का एक टैग है, एक एलिमेंट है। वो कहता है इसे चेंज करवाना है, वो आएगा सबसे पहले इसे एक्सेस करेगा अपने पास और अपने पास ला के इसे क्या करवा देगा, चेंजिंग करवा देगा। अब हमारे पास जो मेजर चीज़ है ना, वो क्या आ जाती है, वो आ जाता है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और हमें पता है कि ये HTML की फाइल भी हम क्या कह रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होगा ना, ये हमारे पास मेजर एक्शन परफॉर्म करवाएगा। जो भी काम करवाना है हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और वहां से पैराग्राफ का टैग ले आओ। डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और वहां से H1 का टैग, H1 का एलिमेंट ले आओ। डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और जहां पे ये क्लास का नेम है वहां से वो पूरा एलिमेंट ले आओ। तो ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसी की मदद से हम क्या करेंगे, हम अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन करवाएंगे और इंटरनल कम्युनिकेशन के रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास चेंजेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी कि क्या कम्युनिकेशन हुई है, क्या चेंजेस हुई हैं, किस तरह से चीज़ें हमारे पास परफॉर्म हुई हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अभी तक भूले नहीं होंगे। किसे किसे याद है अभी तक वैसे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की क्या डेफिनेशन होती थी, क्या होता था?
जी सोच सोच के हैंड रेज कर रहे हैं। सिर्फ 7 लोगों को पता है, बाकी 30 लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या होता था DOM, पता नहीं, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। सिर्फ 1 हफ्ते पहले हमने ये बात पढ़ी है, 1 हफ्ते पहले, और आज आपको याद ही नहीं है कि ऐसी कोई बात हुई भी है कि नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब उसी का यूजेज आ गया कि हमारे पास, हमने क्या कहा था कि DOM क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन है HTML की। ये जो HTML है ना, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपको कैश विड्रॉ करवाना है ATM से, तो आपको ATM के साथ पहले इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास ATM ने एक इंटरफेस दिया हुआ है, उसके ऊपर एक स्क्रीन होती है, कुछ बटन होते हैं, आप उस बटन से प्रेस करते हो या टच पैड से कुछ टच करके अपने रेलिवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, और आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास कैश विड्रॉ हो जाता है। तो एंड गोल क्या है, कैश विड्रॉ करवाना, बट उसके लिए आपको और ATM मशीन को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें HTML को मैनिपुलेट करवाना है तो जावास्क्रिप्ट को इस मॉडल के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और तब उसके अंदर चेंजेस करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये वो मॉडल है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट मैनिपुलेशन करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पैराग्राफ में चेंजेस करनी है तो जावास्क्रिप्ट इधर से इस पैराग्राफ को पकड़ेगा, अपने पास एक्सेस करेगा और चेंजेस करवा देगा। और ये पैराग्राफ होगा किधर, इस पैराग्राफ HTML के डॉक्यूमेंट में मौजूद होगा। बस उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, एट इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, तो वो ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे चीज़ों को परफॉर्म करवाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, अब हमने यही काम जो है वो परफॉर्म करना है। इसे एक्सेस करने से पहले हमारे पास HTML के अंदर कोई चीज़ भी तो मौजूद होनी चाहिए। मैं कह देता हूँ एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, देखे मैं रिफ्रेश करता हूँ, पैराग्राफ आ जाएगा। सिंपल है, मैं फिलहाल इसे कंटेंट को मिटा देता हूँ। पैराग्राफ अभी भी हमारे पास मौजूद है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि उसके अंदर कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। ये देखें, पैराग्राफ तो है बट उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, हमने इस पैराग्राफ को इस जावास्क्रिप्ट की फाइल में बुलाना है, जावास्क्रिप्ट की फाइल में एक्सेस करना है। उसे करने के लिए मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब मेरे पास एक पैराग्राफ है, मुझे आप बताएं कि हमने क्या इस पैराग्राफ को CSS में एक्सेस करवाया था, CSS की मदद से इसमें चेंजेस करवाई थी? यस सर। जी सर। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि जो CSS होती थी उसे कैसे पता लगता था कि इसी पैराग्राफ के ऊपर मैंने चेंजेस करवानी है? सर जी सर हम उसको क्लास की आईडी देते थे, क्लास की वजह से सर पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक है, हम देते थे उसे क्लास या आईडी दे देते थे, पर वो क्लास और आईडी का जनरल लफ्ज क्या था? हमने जेनेरिक लफ्ज भी एक पढ़ा था, वो क्या होता है? सिलेक्टर। बिल्कुल ठीक है, कि हम क्या करते थे, CSS के अंदर सिलेक्टर बताते थे कि तुमने इसको जाके सिलेक्ट करवा लो। और वो सिलेक्टर्स कौन कौन से होते थे? आईडी, क्लास, उसके साथ साथ हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर, सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा थे हमारे पास। ठीक है, वो क्या होते थे, हमारे पास होते थे सिलेक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें जावास्क्रिप्ट की मदद से एक्सेस करवाना है तो तब भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसी तरह सिलेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उस चीज़ की पहचान करवाएंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को क्या पता किस पैराग्राफ को एक्सेस करना है या किसे बुलाना है, किसे अपने पास
लेके आना है और उसके बाद उस पर चेंजेस जो है परफॉर्म करनी है। तो जैसे CSS में हमने देखा था वैसे यहाँ पे होगा, बट करने का तरीका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। क्या हो जाएगा, करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। हम क्या कर लेते थे, हम यहाँ पे एक ID बना लेते थे, मैं कह देता हूँ P1। ऊपर हम क्या करते थे, यहाँ पे स्टाइल, अगर मैं इंटरनली की बात ही कर लूँ तो मैं क्या करता था, #P1 ऐसे ही करता था ना। यहाँ पे फिर इसके अंदर कलर वगैरह मैं डिक्लेयर कर देता। ठीक है, तो क्या होता था, इस चीज़ का कलर हो जाता था। अब यहाँ पे तो ऐसे हो जाता था, अब यही पैराग्राफ को मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल में लेके जाना है, तो उसकी पहचान करने के लिए चले मैंने उसे एक ID दे दी P1। अब जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा कि उसने यही वाला एलिमेंट अपने पास लेके आना है। यहाँ पे आ जाते हैं। देखें, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है, वो चीज़ आप अपने पल्ले बांध लें कि ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट आप यूज़ करते रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी तक आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था, बट अब आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट का क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। उसके आगे क्या है, कुछ मेथड्स हैं जो कि बेतहाशा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो हमें नहीं पता, बट काफ़ी ज़्यादा है। हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट कर दो एलिमेंट को बाय ID। मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब गेट एलिमेंट बाय ID क्या है इसका, सर मेथड है, इसका कोई मेथड है। जैसे राइट कोई मेथड था, इसी तरह ये भी कोई मेथड है उसका। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस चीज़ को रीड भी कर सकते हो। कैसे, इससे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, गेट एलिमेंट बाय ID, गेट कर लो एलिमेंट को किसकी मदद से, ID की मदद से, और वो ID हम कहाँ पे बता देंगे, इसके अंदर बता देंगे। अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख के दिखाऊं, मैं लिख सकता हूं जी, डॉक्यूमेंट डॉट के डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर गेट एलिमेंट कर दो बाय ID, और क्या कर दो, एक ID नेम ले आओ। तो अब आपको समझ आया कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये जो पूरा है, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, बॉडी, ये भी क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन है। अगर तो ये ऑब्जेक्ट है तभी तो यहाँ पे डॉट लग के एक्सेस हो रहा है ना, अगर ऑब्जेक्ट होता ही ना तो हम डॉट से एक्सेस करवा ही ना सकते। ये है वो DOM वाला कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता होना ज़रूरी है, तभी तो हमें इस मैकेनिज्म की समझ आती है, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं होता ये डॉक्यूमेंट है क्या। कि डॉक्यूमेंट में जाना है, वहाँ से गेट करवाना है एलिमेंट बाय ID, किसकी मदद से, ID की मदद से, और अंदर क्या दे देना है, उसकी ID का नाम दे देना है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कैमल केस यूज़ होता है। कैमल केस क्या होता है, देखें, स्मॉलर, फिर कैपिटल, फिर कैपिटल, फिर I कैपिटल। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी। E देखें बड़ा है, B कैपिटल है, I कैपिटल है, यानी कि जो भी नया लफ्ज स्टार्ट होता है ना, उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में आ जाता है। इस केस को क्या कहते हैं, इस केस को कहते हैं कैमल केस। तो इस केस का भी बड़ा ख्याल रखना है आपने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके
मैं दे देता हूँ P1। कि P1 को एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी है वो क्या है P1, मैंने उसे एक्सेस करवा लिया। यहां तक करने से मैं सेव करता हूँ, क्या मुझे कुछ आउटपुट नजर आएगी यहाँ पे? नो सर। नो सर। नो सर। कुछ आउटपुट नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? सर क्योंकि हम लोगों ने अभी पैराग्राफ अभी सिर्फ हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, पकड़ के लाए हैं अपने पास पैराग्राफ को, उसके अलावा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ इस पूरे को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। जी सर कर सकते हैं। देखें, मैं अगर ले लेता हूँ वेरिएबल x, या मैं वेरिएबल ले लेता हूँ पैराग्राफ, तो क्या मैं ये जो काम करवाया हुआ है ये ठीक है या गलत होगा? ठीक है सर। सर ठीक है, लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए, हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए पढ़ा था ताकि हम उसके अंदर चीज़ें स्टोर करवा सकें। अगर वेरिएबल भी हमें चीज़ें स्टोर करवाने नहीं देगा तो फिर वेरिएबल का क्या फ़ायदा? ठीक है, अच्छा देखें, अगर सिर्फ ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि अगर वेरिएबल आपको चीज़ें स्टोर नहीं करने दे रहा तो हमने आखिर वो क्रिएट क्यों किया? हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है ही क्यों वेरिएबल वाला? तो इसीलिए वेरिएबल के अंदर चीज़ें हम बासानी स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो फंक्शन से आ रही हो, चाहे किसी ऑब्जेक्ट के मेथड से आ रही हो, चाहे कहीं से भी आ रही हो, वो स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक छोटी सी चीज़ करने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं बदलेगा, वो अभी भी वैसा ही है, वो अभी भी चीज़ों की आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। एक मिनट। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ। इसे स्टोर सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, वो कहता है नल। नल क्यों कह रहा है जी? नल तो नहीं कहना चाहिए। सर अभी पैराग्राफ में जाके हमने कुछ सर लिखा हमने नहीं है, इसमें वहाँ कुछ पे कुछ लिखवाया नहीं तो पढ़ा। है नहीं। नहीं लिखवाया तो नहीं हमारे पास। नल नल तो नहीं है, कोई गलती हमने की है यहाँ पे। सर वो P1 को डबल कोटेशन में तो नहीं करना शायद? जी, डबल कोटेशन का एरर हो सकता है वैसे। डबल कोटेशन जी, बट सिंगल और डबल ठीक वर्क करती है, इसमें इसका एरर नहीं आता वैसे। कोई गलती जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली उसके एंड पे सेमीकोलन तो नहीं आना? नहीं, ये तो एरर्स हमारे पास नहीं आते ना इस तरह से, नल आना नहीं चाहिए। धीरे देता हूँ। सर पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा है, आईडी तो दे दी है। नहीं, उसका इशू नहीं है। लेकिन सर हम कुछ नहीं लिखते तो वो कुछ भी आउटपुट शो नहीं करवाता, मतलब नल तो नहीं देता। एक एरर तो नहीं आ गया हमारा? एरर भी नहीं आ रहा, कोई लॉजिकल एरर है, कोई थोड़ी सी हमने गलती की जरूर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आईडी
आईडी भी सर हमारे लिए ये बेस्ट नहीं रहता कि हम स्क्रिप्ट के टैग को जहाँ पे हमारा बॉडी टैग एंड हो रहा है उससे ऊपर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने रीज़न बताई है। अच्छा जी, जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने बताया, मैं आपको रीज़न समझ आ गई। देखें जी P2 है, आप देखते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। किसने बताया ये रीज़न जी? हमजा अली सर। जी हमजा अली, बिल्कुल ठीक है, आपने बात बताई है। देखें, हमारे पास बेस्ट ये होता है कि हम अपनी स्क्रिप्ट को बिल्कुल बॉडी के एंड पे पेस्ट करें। बॉडी के एंड पे पेस्ट करने से क्या होता है कि पहले वो चीज़ क्रिएट तो हो जाए। देखें अभी जो एरर था ना, मैं आपको एरर समझाता हूँ कि क्यों आया हुआ था। पैराग्राफ जो था वो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ, बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस पैराग्राफ को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखें हेड ऊपर है और पैराग्राफ नीचे बन रहा है, हम पहले ही उस जावा, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे जाके वो इस चीज़ को गेट कर रहा है, तो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ अभी कोई बना ही नहीं है। पहले पैराग्राफ को बनने दें, उसके बाद स्क्रिप्ट को यूज़ करें। तो स्क्रिप्ट को यूज़ करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप बॉडी के बॉटम पे ले दें, बॉडी के टैग क्लोज होने से पहले। क्यों? क्योंकि देखें हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर चेंजेस अप्लाई करनी है, तो पहले वो चीज़ें क्रिएट तो होने दें, बाद में स्क्रिप्ट उसके ऊपर अप्लाई करें। यानी कि अगर आपने किसी डिव को बदलना है या पैराग्राफ को चेंज करना है, तो पहले उस पैराग्राफ को क्रिएट होने दें, उसके बाद उसमें चेंजेस अप्लाई करेंगे ना कि पहले ही। तो हमारे पास एरर क्या था कि हमने इसकी लोकेशन गलत रखी हुई थी, हमने हेड में रखा हुआ था। हेड में रख के भी चीज़ें चल जाती हैं, बट रिकमेंडेड क्या होता है कि आप इसे बिल्कुल बॉटम में रख के चीज़ों को क्रिएट करें। तो जैसे ही हमने इसे बॉटम में रखा है, हमारे पास वो जो एरर है वो गायब हो गई। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, आप भी इसे बॉटम पे ले जाएं। अच्छा है कि ये चले एरर आ गया हमारे पास, ताकि हमारा ये वाली जो चीज़ है ना वो भी हमें कंफर्म होगी। बाकी डबल कोटेशन का सिंगल कोटेशन का फ़र्क नहीं पड़ता, डबल से भी एक्सेस हो जाता है, सिंगल से भी हो जाता है, उसका फ़र्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी पैराग्राफ को किसी भी नाम से स्टोर करवा सकते हैं। देखें इसके अंदर जी क्या कह रही हैं आप? जी सर, मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा मेरा भी ये नहीं आउटपुट आ रहा था, मैंने फिर बॉडी के अंदर उसे पेस्ट किया कॉपी करके, तो वो हो गया। बिल्कुल ठीक है, यही रीज़न होती है कि हमारे पास वो चीज़ें पहले क्रिएट ही नहीं होती, हम उसके ऊपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने लग जाते हैं। तो ये काम बिल्कुल ठीक है कि हमें बॉटम पे जो है ना अपनी स्क्रिप्ट को अप्लाई करना। ठीक है, आगे जाके जब हम बूटस्ट्रैप वगैरह भी देखते हैं, तो वो भी हमें रिकमेंड करता है कि ये वाली जो लाइन है इसे नीचे ले जाओ, CSS को बेशक आप ऊपर रख लो, उसकी खैर है, बट स्क्रिप्ट को हम बॉटम पे रखना ही प्रेफर करते हैं ताकि हमारी चीज़ें ठीक तरह से चलें। ठीक है, अच्छा अब मैं वही बात कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं उसकी आईडी वापस P1 ही कर देता हूँ कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसकी आईडी P1 है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले इतनी बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे उसकी आईडी लिख लेनी है, वो जो भी आईडी है, जैसे कि P1। यहाँ तक वो पार्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एक्सेस हो चुके हैं, पर मुझे नज़र क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि मैंने उसकी प्रिंटिंग नहीं करवाई। तो मैं इसे किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल पैरा, फिर मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरा। अब देखें, मैं पैरा को सिर्फ सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक क्या चीज़ आई है। याद रहे वो पूरा का पूरा एलिमेंट फैच होके यहाँ पे आता है। यानी कि अगर आपने एक एलिमेंट बनाया हुआ है ना P का, तो आप कह रहे हो गेट एलिमेंट, और एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? स्टार्टिंग से क्लोजिंग तक। ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो गेट होके हमारे पास आ गया। आगे इसकी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी।
बट अभी इस पैराग्राफ के अंदर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट। मैंने क्या किया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरा, ताकि मुझे डबल चेक कर सकूं, ताकि मैं एक दफ़ा दोबारा वेरीफाई कर सकूं कि मेरे पास ये जो पैरा है आखिर इसके अंदर पड़ा क्या हुआ। मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो वो मुझे क्या कहता है, वो कहता है ये कोई ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या बताता है, वो कहता है ये कोई ऑब्जेक्ट है, HTML पैराग्राफ एलिमेंट, HTML का पैराग्राफ एलिमेंट है जो कि आपने इस पैरा के अंदर स्टोर करवाया। यानी कि इस पैरा के अंदर पूरा का पूरा वो एलिमेंट जो है वो स्टोर हुआ हुआ है। ये देखें, पैरा के ऊपर मैं माउस लेके आता हूँ, वो क्या कहता है, इसके अंदर कोई HTML का एलिमेंट स्टोर्ड है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि HTML का कोई एलिमेंट स्टोर्ड है मेरे पास। अब अगर मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड अप करनी है तो मुझे इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं ये मिटा देता हूँ। अब मेरे पास ये जो पैरा है, ये क्या चीज़ है यहाँ पे, वेरिएबल जी वेरिएबल है। बट हमें जावास्क्रिप्ट क्या कह रही है कि ये चीज़ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। मैं कोई प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करता हूं, मैं लिख लेता हूं पैरा डॉट इनर HTML। याद रहे DOM के अंदर हर पार्टिकुलर एलिमेंट भी एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन होती है। इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आप इस डॉट से कंफ्यूज रहेंगे कि सर यहाँ पे डॉट कैसे लग गया, क्योंकि ये पैरा भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मेरी जावास्क्रिप्ट भी मुझे यही कह रही है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या कह दिया, पैरा डॉट इनर HTML, इसके मैं इक्वल लगा के कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ वैल्यू असाइंड बाय जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था, अगर इसे लाइन बाय लाइन रीड करें तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैराग्राफ को फेच करें, उस पूरे पैराग्राफ एलिमेंट को असाइन कर दें पैरा को। अब उस पैरा के अंदर जाएं और इनर HTML, जो उसका इनर HTML है, उसमें ये वैल्यू स्टोर करवा दें। इनर HTML क्या होता है, इनर HTML बेसिकली उसका कंटेंट होता है। मैं यहाँ पे इसे आके रिफ्रेश करता हूँ, देखें वैल्यू असाइंड बाय जावास्क्रिप्ट, ये एक पैराग्राफ के अंदर ये चीज प्रिंट हुई है, पर पैराग्राफ के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फिर कैसे प्रिंट हो गई। देखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी नहीं लिखा हुआ। जावास्क्रिप्ट की मदद से आपने सर ये उसको उसका बिल्ट इन कॉल फंक्शन किया है ना, तो डेवलपर मतलब है लैंग्वेज को उसने बिल्ट इन कर दिया कि इनर HTML जब आए तो जिस तरह हम प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं तो वो उसी तरह हमारे पेज के ऊपर लिखते हैं। नहीं सर, इनर HTML का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ऊपर हमने जिसको कॉल किया हुआ है, जिसको हमने उसमें उस चीज़ को साइन कर दे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए दोनों की बातें किसी हद तक ठीक हैं, मैं आपको बताता हूँ। वही चीज़ है कि हमने पैरा को गेट किया हुआ ना, हमने कहा कि पैरा के अंदर जो इनर HTML है, इनर HTML नो डाउट क्या है, पहले से तयशुदा है, पहले से डिक्लेयर शुदा है। ठीक है, ये देखें ये क्या कहता है, ये कोई प्रॉपर्टी है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो भी HTML के एलिमेंट्स होंगे, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी बाय डिफॉल्ट। हमने उसके अंदर क्या कर दिया कि वैल्यू असाइंड बाय JS, कोई भी आप लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख लें, जैसे मैं नवीद लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दें, आपकी अपनी मर्जी। उसने क्या किया, उसने इस पैरा के अंदर हमें पता है कि पैराग्राफ स्टोर है पूरा का पूरा, उसने उस पैराग्राफ के इनर HTML में जाके नवीद लिखवा दिया। इनर HTML क्या होता है, बेसिकली उसका कंटेंट, ये जो इसके अंदर वाला एरिया होता है। बट मेरे पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
मतलब जावास्क्रिप्ट ने ये काम रन टाइम पे करवाया। ठीक है, अगर मैं इसका सोर्स कोड भी खोल लेता हूं ना, फिर भी मुझे ये चीज नहीं मिलती। देखिए पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बट अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूं फिर देखते हैं कि मेरे पास क्या चीज मुझे मिलती है। ये देखिए पैराग्राफ, देखिए ये नवीद कहाँ पे लिखा हुआ है? इनर एचटीएमएल के उस पैराग्राफ के अंदर। इनर एचटीएमएल यानी कि उस पैराग्राफ के अंदर, मतलब कि आपको क्या पता लगता है कि इनर एचटीएमएल उसके कंटेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज होती है? सर अगर हम उधर एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स में जाके जो भी हमारा पैराग्राफ है उसमें अगर हम कुछ कंटेंट लिखते हैं तो फिर वो भी एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको एग्जीक्यूट करवाना होता है? जी, अगर आप वहां पे लिखते हैं वो भी एग्जीक्यूट होगा, बट जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कुछ असाइन करवाते हैं ना, तो वो रन टाइम के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वहां पे आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं लिख लेता हूं अली। ठीक है, तो मैं इसे जब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अली आएगा एक मोमेंट के लिए, बट वो फौरन नवीद में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अली आपने लिखवाया हुआ है, एक मोमेंट के लिए अली आता है और वो फौरन नवीद के अंदर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नवीद उसे ओवरराइड कर रहा है, उसे मैनिपुलेट कर रहा है उसके कंटेंट को। तो फिर सर रिकमेंडेड मेथड तो फिर यही हुआ कि हम जावा के अंदर जो है वो लिखें। देखें, अगर आपने इस चीज़ को कभी भी मैनिपुलेट नहीं करना तो फिर आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आपने पूरा पूरा पैराग्राफ शो करवाना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जावास्क्रिप्ट से वो पैराग्राफ असाइन करवाएं, नहीं, वो हम सिंपल यहीं पे लिखेंगे। सिर्फ ये चीज़ वहाँ पे आएगी जहाँ पे आपने चीज़ों को रन टाइम के ऊपर मैनिपुलेट करवाना है। जैसे यूज़र अगर क्लिक करे तो चेंज हो जाए। अभी तो ये जैसे ही पेज लोड होता है ना, ये चेंज हो जाता है। जब हम इवेंट्स पढ़ेंगे तो जब तक यूज़र क्लिक नहीं करता या जब तक यूज़र कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, तब तक चीज़ें चेंज नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है कि जावास्क्रिप्ट के पास इतनी अथॉरिटी मौजूद ज़रूर है कि वो इसे कभी भी चेंज कर सकता है। बट अगर आप पूरा पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो हम पागल नहीं है कि हम पूरा पेज जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाने लग जाए, नहीं। हम इसी तरह जो सीधा तरीका हमने पढ़ा है ना HTML वाला, वैसे ही बनाएंगे। बस जिस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हमने चेंज करना होगा तो उसे हम जावास्क्रिप्ट में बुला के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा काम ऐसे परफॉर्म कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो इनर HTML ने क्या किया, इनर HTML ने उसको रिप्लेस कर दिया नवीद से। अगर नवीद नहीं था तो आ गया, अगर अली था तो उसे भी उसने रिप्लेस करके क्या कर दिया, नवीद। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी, जैसे आपके पास माई ऑब्जेक्ट था, अभी तो नहीं है, पहले हमने बनाया हुआ था डॉट फर्स्ट नेम। अगर आप फर्स्ट नेम को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते थे। जैसे मैं लिख देता हूँ नवीद, तो क्या होता, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट नेम था वो रिप्लेस हो जाता। इसी तरह जैसे आप अरे बनाते थे, अरे, तो अगर मैं जीरो इंडेक्स पे नवीद करवा देता तो पहले जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा होता था वो वैल्यू अपडेट हो जाती थी या नहीं होती थी? जी सर, हो सकती है। जी सर। असाइनमेंट काम ही ये करता है कि जो वैल्यू पड़ी होती है उसे क्या करवा देता है, ओवरराइट करवा देता है और अपनी नई वैल्यूज के अंदर असाइन कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ समझ में आई कि हम एलिमेंट अगर आईडी की मदद से एक्सेस करें तो इस तरह से हम एक्सेस करवा सकते हैं। बट इसको एक्सेस करवाने के मल्टीपल तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया आईडी, क्लास, टैग नेम वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं जी, आईडी की मदद से तो हमें एक्सेस करना आ गया है। अब हम बात करते हैं टैग नेम की मदद से कैसे एक्सेस करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ। ये सारा कुछ मैं फिलहाल अपना कोड मिटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ देखिए, आईडी तब यूजफुल है जब आपने एक एक चीज़ को एक्सेस करना है। बट अगर आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ है, फिर आप चाहते हो सारे के सारे पैराग्राफ हमारे पास आ जाए। ठीक है, उसे करने का क्या तरीका होगा,
मैं क्या लिख देता हूँ, P1, सिर्फ अभी इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूँ। सेव। इतना करने से हमारे पास सिंपल P1 P2 P3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूँ जी, अब मैंने बात किया कि मैं टैग नेम की मदद से करना चाह रहा हूँ। अगेन लिखने का तरीका उसी तरह से, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, गेट कर दो एलिमेंट्स को बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और कौन सा टैग, पैराग्राफ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, डॉट गेट कर देना है एलिमेंट। पहले एलिमेंट अकेला आ रहा था, अब साथ एस भी लग गया। एस किसे रिप्रेजेंट करता है जी, सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं ना हमने। एस से क्या मुराद होती है, एक से ज्यादा चीज, एक से ज्यादा को शो कर रहा है, एक से ज्यादा को शो करता है। मतलब कि वो कह रहा है कि अगर टैग नेम है तो उससे ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं। याद रखें लिखने का तरीका वही है, ई कैपिटल, बी कैपिटल, टी कैपिटल और एन कैपिटल कैमल केस के अंदर लिखा जाता है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और अंदर आपने टैग का नेम डिक्लेयर कर देना है, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो H1 है, जो भी टैग का नेम होगा वो आपने यहाँ पे अंदर क्या कर देना, लिखवा देना। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ हो गई है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, सारे के सारे टैग आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी टैग पैराग्राफ से मौजूद हों। मैं अगेन क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे देखें जो हमने पहले काम किया था ना, जैसे कि हमने आईडी लिखी थी, उसी के साथ भी आप चेंजेस करवा सकते हो। एक पर्सनल हैबिट है कि मैं चीज़ों को वेरिएबल बना के स्टोर करता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते, एक ही लाइन में अपना कोड लेंथी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। पर मैं क्या करता हूँ कि मैं उसे वेरिएबल में स्टोर करके 2 लाइनों में कर लेता हूँ। अभी आगे मैं आपको 1 लाइन में भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराज, के सारे पैराज आ गए। मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट से पूछता हूँ कि आखिर ये जो चीज़ आई है वो मेरे पास है क्या चीज़। ठीक है, अब याद रहे ये जो P1 प्रिंट हुआ है, ये किसकी मदद से प्रिंट हुआ है, इसकी मदद से। P2 इसकी मदद से, P3 इसकी मदद से। बट जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, जो पैराज है, वो इन तीनों के नीचे प्रिंट होगा। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए वो कहते हैं ऑब्जेक्ट है बट HTML कलेक्शन है। कलेक्शन किसे रिप्रेजेंट करती है, एक चीज को या एक से ज्यादा चीजों को, एक से ज्यादा चीजों को। मतलब कि बिल्कुल ठीक है, मतलब कि क्या है कि HTML के काफी ज्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर आए में है भी इसी तरह से। तो एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा चीजें स्टोर हो सकती हैं। जी सर हो सकती हैं। वो सर अपडेट होती रहेगी। वो तो चीजें अपडेट होती रहेंगी ना फिर, अगर एक सिंपल वेरिएबल हम लें। बट यहाँ पे ये जो चीज यहाँ पे आई है ना, ये क्या बना रही है, ये बना रही है एक अरे। ये जो पैराज है, कलेक्शन है, ये एक ही नाम के अंदर, क्योंकि नाम एक ही है पैराज, इसके अंदर जो चीज स्टोर करवा रही है ना, इसके लिए एक टर्म यूज होती है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि ये जो चीज क्रिएट हो रही है ना, ये होती है अरे लाइक ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये एक टर्म यूज होती है कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ।
अब ये हमें कैसे पता लगा, देखें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसे कह रही है ऑब्जेक्ट, पर अभी मैं देखूंगा वो चीज़ें इंडेक्सेस पे स्टोर होंगी, यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की भी खासियतें मौजूद हैं और अरे की भी मौजूद है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्म क्या इस्तेमाल होती है कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास पैराग्राफ आया, एक अरे बनी है, बेसिकली वो क्या है, एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट। उसके अंदर पैराग्राफ 1 स्टोर हुआ है, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। याद रहे पूरा पैराग्राफ का एलिमेंट, पूरा पैराग्राफ का एलिमेंट, पूरा पैराग्राफ का एलिमेंट स्टोर हो गया किस पे, 0 पे, 1 पे। इस पूरे को हमने नाम दे दिया है जी, वहां से गेट करवाया, हमने एक स्टोर करवा दिया पैराज में, मैंने इस पूरे को नाम दे दिया पैराज। ये जो चीज क्रिएट हुई है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं अरे की तरह का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें मैं क्या करता हूं, अगर मुझे इसे गेट करना है, देखें पैराज के जो 0 इंडेक्स पे चीज पड़ी हुई है, डॉट इनर एचटीएमएल, मैं इसे मिटा देता हूं। हम ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना किसी भी अरे को, कि हम उसका इंडेक्स लिख देते थे। हमने क्या कि 0 वाले का जो इनर एचटीएमएल है ना, वो क्या है अभी तक, वो है P1। मैं उसे क्या कह देता हूं, P1 ये देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है ये रिप्लेस होनी चाहिए। अगर रिप्लेस होती है तो बात ठीक है, वरना कोई गलती की हुई है। ये देखिए कि P1 चेंज बाय जावास्क्रिप्ट, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, P1। ये बात हमें कंफर्म हो गई अब कि पैराज के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ था, P1। हमने कहा पैराज का जो 0 इंडेक्स है उसका जो इनर एचटीएमएल है उसे बदल दो, तो उसने देखें उसे चेंज कर दिया। अगर 2 में लिखता हूं, अब कौन सी वाली चेंज होनी चाहिए आपके हिसाब से, सर लास्ट वाली P3। लास्ट वन। ठीक है, मैं इसे सेव किया, मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें P1 वैसे ही, P2 वैसे ही, P3। मतलब कि मुझे क्या पता लगता है कि जो मेरी अरेज थी वो यूजफुल थी, वो ऐसे ही मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लिया था अरे वाला, वो यहाँ पे आके मेरे पास काम आ रहा है। तब मैंने आपको बताया था कि हम खुद से वैल्यूज असाइन नहीं भी कर रहे होते, हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट से चीज़ें बुलवाते हैं और उसे अरे में क्या करवा देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। उस अरे का एक प्रॉपर नाम है यहाँ पे, वो क्या है, अरे लाइक ऑब्जेक्ट, जिस पे चीज़ें इंडेक्सेस पे स्टोर होती हैं प्लस ऑब्जेक्ट की खसूसियात भी उसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मुझे क्या पता लगा कि मेरे पास ये चीज़ें ऐसे यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं टैग नेम पे। अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते, ये देखें मैं मिटाता हूँ इसे, अगर आप एक लाइन पे बातें लिखना चाहते हो तो टोटली आपकी मर्जी है। मुझे बताएं कि इस पूरे के अंदर इस टाइम पे क्या स्टोर है, एक पूरी अरे आई हुई है यहाँ पे। जी सर। ठीक है, मैं इसी के साथ कर देता हूँ ऐसे 0, उसके बाद आगे डॉट लगा देता हूँ, इनर एचटीएमएल लगा देता हूँ, इक्वल लगा देता हूँ, और मैं क्या लिख देता हूँ, कोई भी। तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा या नहीं? होगा, हो जाएगा सर। होगा सर। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ क्या होता है। यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, P1 को चेंज होके हेलो हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है, रिफ्रेश करते देखिए P1 चेंज होके हेलो हो गया। आपकी मर्जी। अब देखें
ये वाली चीज़ कंफ्यूजिंग है या जो पहले मैंने लिखा था वो कंफ्यूजिंग थी ज़्यादा? सर ये कंफ्यूज, ये कंफ्यूजिंग है। आपकी मर्जी है, आप इसे 2 लाइनों पे ले जाओ, क्यों आपने एक ही लाइन पे जानबूझ के लिखना है? एक वेरिएबल बना लो x के नाम से, जो नाम आपको अच्छा लगता है यहाँ पे x लिख लो, बट याद रहे नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हर एक की एक पर्सनल हैबिट भी होती है। कुछ लोग होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर सारी बात लिखते जाते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि यहाँ तक क्या बात हुई हुई है, फिर x में क्या बात हुई हुई है, फिर x का ज़ीरो क्या चीज़ है, फिर इनर HTML क्या है, फिर हेलो क्या है, इक्वल क्या कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू डाल देता हूँ, अब मेरे पास कैसी सी आउटपुट आनी चाहिए? सर नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो जी एक एक करके हैंड रेज करें, मैं पूछूंगा कि आप बताएं। हैंड रेज करें जो भी बताना चाहते हैं। जी आसिफ आप बताएं। सर जी P1 जो है हमने उधर लिखा हुआ है उसके साथ प्लस हेलो हो जाएगा, P1 प्लस हेलो। P1 प्लस हेलो हो जाएगा, ठीक है जी। आसिफ आपने बताया है जी। रिमशा आप जी बताएं। जी रिमशा। जी सर नेक्स्ट इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अच्छा इंडेक्स चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद बिलाल। और आई थिंक 2 बार हेलो प्रिंट होगा। ठीक है 2 दफ़ा हेलो जी प्रिंट सर हो मेरा जाएगा। कहने के जी क्या कहते हैं जी, नवीद आप भी बता रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा भी यही ख्याल है कि वो उसमें ऐड हो के नेक्स्ट इंडेक्स यानी उस पर चला जाएगा। पहले 0 था फिर 1 पे चला जाएगा, वहाँ पे भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है देखें, आप लोग मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट का मतलब जो है वो भूल चुके हैं कि पता नहीं क्या होता था। इसे जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो P1 और हेलो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, वो उसके साथ कंकैटिनेशन करवा देगा P1 की और हेलो की। अगला इंडेक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगे। देखें इसका मतलब ये नहीं है इज इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट जो अभी पहले लिखी हुई थी, क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर हैं या कोई कंफ्लिक्ट है इनमें? नो सर। ये स्टेटमेंट और इससे पहले लिखी जाने वाली स्टेटमेंट दोनों एक तरह की थी। मैंने आपको बताया था जब हमने ये वाली एग्जांपल ली थी, वहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और मैंने फिर लिखा था s प्लस इक्वल टू 1। मतलब x की वैल्यू वैसी ही रहेगी, उसमें एक ऐड अप होके असाइनमेंट हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू ऐसी रहेगी जो P1 है, P1 के साथ हेलो है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं वो कंकैटिनेट करवा के शो करवा। ठीक है, तो इस तरह से P1 के साथ हेलो प्रिंट हो जाएगा। बस आपने खुद सोचना है, याद रहे। ये देखें अब हमारे पास ये वाले कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। इंडेक्स वैसे ही लिख रहे हैं, इक्वल वैसे ही लगा रहे हैं। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो हमें आगे जाके फ़ायदा होता है, अदरवाइज तो हमें फ़ायदा ही ना हो अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो। क्या मैं इसके इंडेक्सेस के ऊपर लूप चला सकता हूँ? जी सर चल सकता है। जी वो लोग हैंड रेज करें कि जो कहते हैं कि नहीं लूप नहीं चल सकती, वो हैंड रेज करें पहले। जी वो लोग हैंड रेज करें जो कहते हैं कि लूप चल सकती है इसके ऊपर। सर हमने लेक्चर कल का नहीं लिया था तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। जी लेक्चर इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्किप ना किया करें। लेक्चर डेली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन छोड़ते हैं आप तकरीबन ऐसे समझें कि 4-5 दिन पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे मिले जुले हैं। नहीं सर वो असल में लेक्चर लिया तो था, लेकिन वो स्टार्टिंग में जैसे ही आपने स्टार्ट किया था उसके बाद फिर लाइट चली गई, तो इस वजह से फिर मिस हो गया। और रात को भी आपने फिर काफ़ी देर से अपलोड किया तो इस वजह से मिस हो गया। ठीक है,
तो आप लेक्चर भी रिवाइज कीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं कि जी यहाँ पे लूप बिल्कुल रन हो सकती है, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट है ना 0 1 2। अगर मुझे सबके इनर HTML को चेंज करना है तो मैं लूप चला के इस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, टैग नेम की मदद से मैंने इसे एक्सेस करवा लिया। इसी तरह मेरे पास होता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, सेम। सर ये तो वही सही प्रोसीजर हो गया CSS वाला। बिल्कुल वैसे ही सिलेक्टर है ना, अभी हम चीज़ों को सिलेक्ट करवा रहे हैं, सेम प्रोसीजर है। ऐसे टैग नेम की मदद से, आईडी की मदद से, सारे चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं जैसे CSS में थी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, मैं क्लास का नाम कह देता हूँ P1, क्लास का नाम कह देता हूँ P1। ठीक है, क्या मैंने करवा दिया, क्लास का नाम P1 P1 P1। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो यहाँ पे क्लास का नेम मैंने P1 रखवा दिया, तो इस तरह से। बट याद रहे ये भी एलिमेंट्स है, क्यों, क्योंकि क्लास नेम भी एक से ज्यादा चीजों का हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर सर। हो सकता है। बट देखिए उसने आईडी के साथ एस नहीं लगाया था। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आईडी को स्ट्रिक्ट करती है कि एक चीज को एक ही आईडी दी हो, और हमने करना है कि हम एक पैराग्राफ को एक आईडी, दूसरे पैराग्राफ को अलग आईडी, तीसरे को अलग आईडी, सबकी आईडीज डिफरेंट डिफरेंट रखें, तो तब हमारे पास चीजें बिल्कुल ठीक तरह से चलेंगी। जी इमरान, आपका कोई क्वेश्चन है या पहले से हैंड रेज किया हुआ है? पहले से हैंड रेज था, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास देखिए, क्लास नेम मैं डॉक्यूमेंट से पूछ लेता हूँ कि ये आखिर x है क्या। वही बात ऑब्जेक्ट है HTML कलेक्शन की, क्यों, क्योंकि देखें टैग नेम और क्लास नेम कहीं ना कहीं सेम तरह का रिजल्ट हमें दे रहे होते हैं, एक सेम अरे बना रहे हो, P1 की क्लास, P2 की क्लास और P3 की क्लास। ठीक है, P1 P2 P3 तीनों के अंदर इसी तरह से वहाँ पे इंडेक्स स्टोर हैं। अब आपकी मर्जी है, इस पे लूप चलाएं, इसकी चीज़ें एडिट करें, जो भी चेंज करें, सब कुछ हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये किस पे होता है, हमारे पे होता है। देखें, अब मैं उससे पूछ लेता हूँ कि x की 0 पे क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने इसका नाम x लिया हुआ है, आपने मीनिंगफुल लेना है, बस मैं तो वैसे ही सिर्फ x लिया। वो कहता है कि 0 के ऊपर कोई पैराग्राफ एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं कहता हूं कि जो 0 है उसके पैराग्राफ का जो इनर HTML है वो क्या है, तो वो उसका इनर HTML को प्रिंट करवा के हमें शो करवा देगा। और अगर मैंने उसे रिप्लेस करना होगा तो मैं उसे असाइन करके कोई नई वैल्यू दे दूंगा। याद रहे x कंप्लीट अरे है, इसके 0 इंडेक्स पे एक एक चीज पड़ी हुई है, ये देखें। अब उसने कलेक्शन नहीं कहा, क्योंकि 0 के ऊपर एक अकेला एलिमेंट पड़ा हुआ है पैराग्राफ वाला, जो कि हमने कहा ये वाला है। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। जी पूछें। सर जब हमने ये 0 का सिंटैक्स किया है, इसको उधर एग्जीक्यूट करवाया, तो क्या हम 0 के साथ 0 और 1 भी करवा सकते हैं? पहले तो हमारी कलेक्शन बन जाती है 0 1 और 2 की, तो अगर हम 0 के साथ कॉमा लगाकर 1 लिखें तो क्या वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है? देखें, हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, उसी के लिए हम लूप की सहारा लेते हैं। जब हमने 1 बाय 1 ज़्यादा सारे इंडेक्सेस प्रिंट करवाने हो तो हम किसका सहारा लेते हैं, लूप का। बट अगर हम दोनों इंडेक्स लिखें तो वो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे का सिंटैक्स आ जाता है। ठीक है, कि उसका 0 और उसका 1, यानी कि मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होती है कि अरे के एक इंडेक्स के ऊपर एक नई अरे पड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि अब ये मेरे पास अरे है ना 0, तो इसके ऊपर एक और अरे पड़ी है, इसके ऊपर एक और अरे पड़ी है, इसके ऊपर एक और अरे पड़ी है, तो वो ज़रा जो सिंटैक्स है वो उसका बन जाता है। ऐसे हम नहीं करवा सकते, इसके लिए फिर हमें लूप का सहारा लेना पड़ता है। कल के लेक्चर में हमने अरे को लूप के सहारे से प्रिंट करवा के देखा था कि कैसे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है सर, वो लेक्चर मिस था ना, सुन लूंगा। चलो, थैंक यू सर।
तो वो उससे आपका इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमें पता होना चाहिए एक्स में क्या है, फिर 0 उसका एक इंडेक्स है उस पर क्या है, और आगे उसका हम इनर HTML और काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल चीज़ों को इधर तक ही रख रहा हूँ। आप लोगों ने ये जो तीनों मेजर हैं, एक ID, एक टैग नेम और एक क्लास नेम, तीनों की मदद से एलिमेंट्स को क्रिएट करना है, उन्हें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फेच करवाना है और उसे प्रैक्टिस करके देखनी है। असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। जब हम इवेंट्स वगैरह भी कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसकी भी कोई असाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ क्या है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है कि आपको पता लगे कि ID से कहाँ से चीज़ आ रही है, कैसे स्टोर हो रही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, एक खाली ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके आगे फर्दर चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी तक हमने CSS को मैनिपुलेट नहीं किया, CSS को भी मैनिपुलेट करना हमने। ठीक है जी, नवीद हाशमी। सर मुझे बस एक ही चीज़ समझ नहीं आई, जो हमने स्टार्ट में किया कि वो जावास्क्रिप्ट वाला जो फाइल का नाम है उसको हम बॉडी में ले गए और नीचे ले गए। सर मेरा ख्याल तो ये था कि हम सिर्फ लिंक करवाने के लिए यूज़ करते हैं HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ, तो उसको हम नीचे क्यों ले गए? सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, नीचे क्यों ले गए हैं? देखें, लिंकिंग तो हुई हुई है। मैं अगर आपको इसके एग्जीक्यूशन की थोड़ी सी एग्जांपल दूं तो ऐसे होता है कि जी एग्जीक्यूट हुई, यहाँ से उसका जो कंट्रोल था ना, जैसे उसने लिंक देखा वो स्क्रिप्ट को पढ़ने चला गया। स्क्रिप्ट के अंदर उसने कहा हुआ P1 को एक्सेस करो, बट P1 अभी तक उसे कोई मिल ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि P1 कोई क्रिएट ही नहीं हुआ। पहले एक चीज़ को क्रिएट होना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद उसे फैच करना हमारे पास ज़रूरी होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को हेड पे रखवाने लग जाओगे तो आपकी पेज की जो लोडिंग है ना वो स्लो हो जाएगी। हर सिनेरियो में इस तरह से एरर नहीं आता, किसी किसी सिनेरियो में चीज़ें चल जाती हैं, बट आपकी लोडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर एलिमेंट अभी बना ही नहीं है जिसे हम एक्सेस करवा के और मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास नल का एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि उसे कोई चीज़ मिली ही नहीं थी। वो कह रहा था कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास अभी तक। बट जैसे ही हम उसे नीचे लेके गए हमारा एरर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब सारे पैराग्राफ बन रहे हैं, बनने के बाद हमारे पास वहाँ पे फैच हो रहे हैं और हम उस पर जो भी काम करवाना चाह रहे हैं करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक तो हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, समझ आ गया। रिकमेंडेशन यही होती है कि हम एंड पे यूज़ करें। ठीक है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ।